ओके, वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 2 का रिवीजन। यस, अगर किसी को मॉडल के क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर चैप्टर के लिए मॉडल के क्वेश्चंस करना ही है, और स्कैनर भी रेफर कर सकते हैं जिसको टाइम परमिट कर रहा है, और बाकी रिवीजन तो हो रही है, सब कुछ कवर हो रहा है। ठीक है, मैं थोड़ा स्लो ले रही हूँ, इसका रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 इज अबाउट बिजनेस एनवायरमेंट। एनवायरमेंट। यस, एनवायरमेंट का मीनिंग क्या है? बिजनेस एनवायरमेंट में कौन से फैक्टर्स आते हैं? Sum of all the factors that are bearing on the business or factors. सिंपली बिजनेस एनवायरमेंट में वो सारे फैक्टर्स आ रहे हैं जो हमारे बिजनेस के स्ट्रैटेजीज, डिसीजन मेकिंग एंड हमारे डे टू डे एक्टिविटीज को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, बिजनेस एनवायरमेंट में वो सारे फैक्टर्स आएंगे जो हमारे डे टू डे डिसीजन मेकिंग को, स्ट्रैटेजीज को, हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अफेक्ट करेंगे। हम लोगों ने इसमें देखा था कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन अगर चेंज नहीं होता है या फिर चेंजेस को अडेप्ट नहीं करता है, वो क्या हो जाएगा? डिक्लाइन। अभी हमने डिस्कस किया था। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बोला है किसी ने, बोलो किसने बोला है? चार्ल्स डार्विन। एग्जैक्ट वर्ड्स क्या है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के? It is not the strongest of the species that survive, nor the most intelligent one, but the one most responsive to change. जो भी सबसे ज्यादा रिस्पॉन्ड करेगा चेंज को, वही लाइफ टाइम में आगे बढ़ पाएगा। हम लोगों ने देखा था कि अगर कंपनी को लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करना है तो उसको दो चीजें आनी चाहिए, एबिलिटी टू प्रॉस्पर, एबिलिटी टू चेंज। फिर उसके बाद में हम लोगों ने देखा था अप्रोक्सीमेटली एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ एनी बिजनेस इन आवर कंट्री इज 50 इयर्स। 50 इयर्स, हाँ 50 इयर्स। फिर उसने हमने देखा था दोराबजी टाटा ने टाटा बिजनेस स्टार्ट किया था जो 50 साल से भी ज्यादा चल रहा है। बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस जो 50 साल से कम चले हैं, तो 50 इज एवरेज बेसिकली। वर्ल्ड वाइड हर रोज 1,37,000 बिजनेसेस स्टार्ट होते हैं, 1,30,000 बिजनेसेस क्लोज होते हैं। दैट मीन्स रेशियो अप्रोक्स सेम है। अगर कोई भी बिजनेस को क्या बोलते हैं, उसको बिजनेस एनवायरमेंट के बारे में जानना है तो उसको कौन से फैक्टर्स को जानना पड़ेगा? ग्लूक एंड जॉश बोलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? सप्लायर्स, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स, बोलो गवर्नमेंट एंड टेक्नोलॉजी। ग्लूक एंड जॉश के हिसाब से 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कौन से हैं? बोलो। सोशियो इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, गवर्नमेंट। कस्टमर नहीं है, वही सोशियो इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, सप्लायर, कॉम्पिटिटर एंड गवर्नमेंट। ये 5 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कस्टमर वर्ड नहीं है। कोई भी बिजनेस को आइडेंटिफाई करना है, अप्रेस करना है और रिस्पॉन्ड करना है अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को जो भी एनवायरमेंट में है। टाटा के फाउंडर जमशेद जी टाटा है, बट टाटा के पहले उनके जो फादर है दोराबजी टाटा, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था। ठीक है, टाटा सन्स की बात नहीं कर रहे, टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की बात करें। मतलब स्टार्टिंग किसने किया था? जमशेद जी टाटा इज द फाउंडर ऑफ टाटा सन्स, जो अभी कंपनी है, बाकी सारे क्या बोलते हैं उसको, टाटा के सब्सिडरीज के होल्डिंग कंपनी। ओके, ग्लूक एंड जॉश की डेफिनेशन में हमने 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स देखे थे। अभी बिजनेस एनवायरनमेंट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, बोलो। कॉम्प्लेक्स, डायनामिक, बिजनेस एनवायरनमेंट, multifaceted and far-reaching impact. डायनामिक, मल्टीफेसेटेड। यस यस, far-reaching impact. कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं और सबको एक साथ पढ़ना डिफिकल्ट है। डायनेमिक है क्योंकि डायनेमिक का मीनिंग होता है चेंजिंग, तो बहुत ज्यादा चेंज होता रहता है बिजनेस एनवायरनमेंट, कभी भी सेम नहीं रहेगा। मल्टीफेसेटेड, किसी बिजनेस के लिए कोई चीज अगर अपॉर्चुनिटी है तो दूसरे बिजनेस के लिए वो थ्रेट हो सकता है। तो जैसे अलग अलग बिजनेस के लिए बिजनेस एनवायरनमेंट अलग अलग है। फार रीचिंग इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म में समझ में नहीं आता है, लॉन्ग टर्म में इसके इम्पैक्ट समझ में आते हैं। जैसे कि आईटीसी टोबैको सेक्टर में था पहले, बट उसको समझ में आया लॉन्ग टर्म में टोबैको बैन होने की चांसेस है, तो उसने अपना बिजनेस एरिया चेंज कर दिया, बहुत सारे अलग अलग बिजनेसेस में आ गया, तो अभी उसको वो प्रॉफिटेबल हो रहा है। समझा? लॉन्ग टर्म में समझ में आ रहा है उसका वो स्ट्रैटेजी। फिर बिजनेस एनवायरनमेंट हम लोग क्यों समझते हैं, इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहले तो इसकी वजह से हम लोग कंटिन्यूअसली लर्न कर पाते हैं। हर बिजनेस कंटिन्यूअसली लर्न करेगा, जिससे वो अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट को इजीली डिटरमाइन कर पाएगा, उस अपॉर्चुनिटीज को ऑप्टिमम यूज करेगा, थ्रेट्स को कन्वर्ट करेगा अपॉर्चुनिटीज में, जिसकी वजह से ये ग्रो करेगा, जिसकी वजह से उसका कस्टमर लॉयल्टी बढ़ेगा, इमेज बिल्ड होगा, कंपटीशन इजीली मीट कर पाएगा। ओके, एवरीवन क्लियर? यस मैम। ठीक है, अभी क्रूशियल पार्ट चालू हो रहा है ये वाले चैप्टर का, मतलब यहाँ से सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है।
सबसे पहले तो रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड एनवायरमेंट। हम लोगों ने देखा था ऑर्गेनाइजेशन जो है एनवायरमेंट के साथ कुछ कुछ चीजें एक्सचेंज होती है, जैसे एक्सचेंज ऑफ resources, resources, exchange of Information. information, influence and exchange of influence and Influence and power. Influence and power. Yes, what is information? Commercial, Yes, commercially important data is information. जो भी Information. चीज important है बिजनेस के लिए उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन। हम लोगों ने देखा था अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए कुछ न्यू लॉ आ रहा तो वो पार्ले जी की कंपनी के लिए एक इंफॉर्मेशन नहीं है, डेटा Information है। नहीं, डेटा है, उसको यूजलेस है Data. तो ऑटोमोबाइल वाला पार्ले जी को, बट वही हाँ। मारुति सुजुकी को वो क्या है, Information. Information. इंडस्ट्री है। ठीक है, फिर उसके बाद में इंफॉर्मेशन में भी प्रोजेक्टेड और करंट, फ्यूचर के Current. बारे में हो सकता है या फिर करंट के बारे में हो सकता है। ये जो इंफॉर्मेशन आ रही है इसका हम लोग यूज करते हैं तीन चीजों में, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोलिंग फंक्शंस। और आउटफ्लो क्या हम खुद से देते हैं हमेशा ये इंफॉर्मेशन? बोलो, हमेशा इंफॉर्मेशन आउटफ्लो खुद से होता है क्या, खुद के विल से? No. नहीं, इट इज वॉलंटरीली, इनएडवर्टेंटली और लीगली। वॉलंटरीली मतलब एडवर्टाइजमेंट, प्रमोशनल एक्टिविटीज की वजह से। अरे कौन है वो, म्यूट करो जो बहुत आवाज कर रहा है, खुद को म्यूट करो जल्दी से। वॉलंटरीली का मीनिंग है कि जैसे कोई कंपनी खुद के प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टाइजमेंट कर रही, दिस इज वॉलंटरी। इनएडवर्टेंटली मतलब कंपनी की इच्छा तो नहीं है बट प्रोसीजर है, क्योंकि प्रोटोकॉल है, आपको करना पड़ेगा। जैसे ऑडिटर को इन्फॉर्मेशन देना या फिर बैंक लोन के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स देना, ये आपको करना पड़ रहा है क्योंकि आपको लोन चाहिए। लीगली जहां पे भी कोई एक्ट मैंडेट करता है आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए, जैसे प्रोस्पेक्टस, कंपनीज एक्ट बोलता है प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे हैं तो उसमें ट्रू एंड फेयर डेफिनेशन इन्फॉर्मेशन दो, या फिर आरओसी के पास फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स, ये सब चीजें समझा, इजी है। हाँ Yes. मैम। यस, फिर उसके बाद में है एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज। मुझे बोलो क्या रिसोर्सेज बिजनेस इनफ्लो कर रहा है फ्रॉम एनवायरमेंट? यस Okay. यस 5M है क्या ये? हाँ मैम। हाँ, man, बोलो money, क्या क्या है? material, मनी Man, Man, money, money, method, machine, material. परफेक्ट, मैन, मनी, मेथड, मशीन, मटेरियल। और इससे क्या करते हैं हम लोग, ये रिसोर्सेज से प्रोडक्शन करते हैं, Production. प्रोडक्शन आउटफ्लो करते हैं। ठीक है, ये हो रहा है एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज। 5M इनफ्लो कर रहे हैं और हमारा जो आउटपुट है वो आउटफ्लो कर रहे हैं। एक्सचेंज ऑफ इन्फ्लुएंस एंड पावर, सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? environment, क्यों? वहां से सारे रिसोर्सेज लेते हैं हम। हाँ, इसके पास कमांड ओवर रिसोर्सेज है। और दूसरा ये इंक्लूसिव है, मतलब हम बिजनेस खुद ही एनवायरमेंट का एक पार्ट है ना, अग्री कर रहे हैं? हाँ, ऐसे Yes, ma'am. तो इंक्लूसिव है एनवायरमेंट और उसके पास कमांड ओवर रिसोर्सेज, तो वो ज्यादा पावरफुल है। बट कभी कभी ऐसा हो सकता है कोई बिजनेस जो है वो पावरफुल हो रहा है एनवायरमेंट पे, एग्जांपल Geo. Geo, जियो या फिर पतंजलि, मतलब उसने अपने मार्केट का सिस्टम ही चेंज कर दिया, समझा ऐसा। ठीक है, फिर उसके बाद में है हम लोगों ने कैडबरी का एक सिचुएशन देखा था कि कैडबरी में वर्म्स निकले थे, तो इसमें Worms क्या क्या चीजें हुई थी, कैडबरी ने कैसे फाइट बैक किया था। 90 डेज के अंदर न्यू पैकेजिंग लेके आ गए, अमिताभ बच्चन को एडवर्टाइजमेंट कैंपेन में ले लिया। फिर विजी कूलर्स जो Voltas है के साथ हाँ, वोल्टास के साथ मिलके विजी कूलर्स बनाए। मतलब कैडबरी ने जो एनवायरमेंट में उसके अगेंस्ट चीज हो रही है उसको आइडेंटिफाई किया, अप्रेस किया एंड रिस्पॉन्ड किया, समझा। बेसिक इसका मीनिंग यही था। फिर उसके बाद में ये सब कुछ तो ठीक है। अभी यहाँ पे अगर आपको एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस के बारे में जानना है तो आपको उसके 3 स्टेप्स है। सबसे पहले तो आपको नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एनवायरमेंट देखना है, मतलब एनवायरमेंट बहुत ज्यादा चेंज होता है क्या, या तो जैसे चाय वाले के लिए एनवायरमेंट का बहुत ज्यादा चेंज होता है क्या? हाँ No, मैम। ma'am. चाय वाले के लिए बहुत ज्यादा कैसे चेंज होता है एनवायरमेंट? No. No, ma'am. नहीं, वही अगर कोई आईटी सेक्टर वाली कंपनी है तो टेक्नोलॉजी बहुत Yes, ज्यादा ma'am. चेंज होती है ना। Yes, तो ma'am. ऐसा तो एनवायरमेंट स्टैटिक है या बहुत ज्यादा चेंज होता है, कॉम्प्लेक्स है या इजी टू अंडरस्टैंड है, ये सब कुछ चीजें, ठीक है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। सेकेंड स्टेप है ऑडिट करो एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस का। ऑडिट करना मतलब कौन सा Cross-checking. इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है, कौन से कॉम्पिटिटर सबसे ज्यादा आने वाले हैं, उनका पॉसिबल इफेक्ट क्या है, ये सब चीजें। ऑडिट मतलब डिटेल में चेक करना एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस को। फिर थर्ड स्टेप है कि आपको आपके जो भी एनवायरमेंट के क्रूशियल फैक्टर्स है उनको एक्सप्लिसिट कंसिडरेशन देना। एक्सप्लिसिट मतलब बहुत ज्यादा इन डिटेल Precisely. इमीडिएट हाँ प्रिसाइजली स्टडी करना है। यस, फिर ये हमने देखा था इंटरनल फैक्टर्स कौन से, एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन से, मैं डिस्कस करूंगी बाद में।
अभी एनवायरमेंटल एनालिसिस करना क्या जरूरी है क्या? Yes. Yes, ma'am. क्यों नहीं करेंगे तो क्या होगा? डिक्लाइन में चल जाएंगे बिजनेस। हाँ, बिजनेस डिक्लाइन हो जाएगा अगर हम लोग एनवायरमेंटल एनालिसिस नहीं करेंगे। एनवायरमेंटल एनालिसिस करने से आपको अपॉर्चुनिटीज पता चलेंगे और थ्रेट्स पता चलेंगे। अपॉर्चुनिटीज अगर पहले ही पता चल गए तो आप उनके लिए क्या बोलते हैं उसको? एडवांटेज। हाँ, ये एडवांटेज है Advantage. जिसकी वजह से आप मतलब ऑप्शनल रिस्पॉन्सेज ढूंढ पाएंगे अपॉर्चुनिटी को अच्छे से यूज करने के लिए। थ्रेट्स Expand कर को, सकते हैं ना मैम बिजनेस। हाँ, बिजनेस ओवर एक्सपांड कर सकते हैं। थ्रेट्स को ओवरकम करने के लिए आपको पहले ही अर्ली वार्निंग मिल जाएंगी कि थ्रेट आने वाला है, तो इसके लिए चेंज रेडी रखो ऐसे। तो एनवायरमेंटल एनालिसिस करने की वजह से आपको ऑप्शनल रिस्पॉन्सेस मिलते हैं अपॉर्चुनिटीज के लिए, अर्ली वार्निंग सिस्टम तैयार होता है थ्रेट्स के लिए। और गोल क्या है एनवायरमेंटल एनालिसिस से? क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो आपको करंट एंड पोटेंशियल चेंजेस पता होने चाहिए एनवायरमेंटल एनालिसिस करने के बाद, ठीक है? मतलब एनवायरमेंटल एनालिसिस का आउटपुट क्या होगा, ठीक है? करंट एंड पोटेंशियल चेंजेस पता चलेंगे, आपको स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग के लिए इनपुट्स मिलेंगे, मतलब आपको किस चीज पे डिसीजन लेना जरूरी है वो पता चलेगा। थर्ड, आपको स्ट्रैटेजिक थिंकिंग जो है, मतलब अपने आप को चेंज करने की थिंकिंग जो है वो फैसिलिटेट होंगी, बढ़ावा मिलेगा, ठीक है? दिस इज पर्पस ऑफ एनवायरमेंटल एनालिसिस। एनवायरमेंटल स्कैनिंग क्या है अब? हाँ, रिस्पॉन्सेस हम लोग बाद में आएंगे यशराज, मैं अभी नोटबुक के हिसाब से नहीं जा रही, टेक्स्ट बुक के हिसाब से जा रही हूँ, ओके? एनवायरमेंटल स्कैनिंग क्या है? मैंने डेफिनेशन बोली थी एनवायरमेंटल स्कैनिंग की, बोलो। लास्ट क्लास में होगा आपके नोटबुक में। गैदर करना इंफॉर्मेशन को, फिर एनालाइज करना, यस फिर फोरकास्टिंग। एनवायरमेंटल स्कैनिंग के 3 स्टेप्स है: गैदरिंग इंफॉर्मेशन, एनालाइजिंग इट एंड फोरकास्टिंग इट्स इम्पैक्ट। Forecasting it. ठीक है, मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन को जमा करो, उसके अपॉर्चुनिटी थ्रेट देखो, एनालाइज करो आप कैसे उसको यूज कर सकते हो और उसके इम्पैक्ट क्या क्या होने वाले हैं आप पे। दिस इज एनवायरमेंटल स्कैनिंग। एनवायरमेंटल एनालिसिस बहुत छोटे से फॉर्म में होता है, स्कैनिंग बहुत ज्यादा खोद के डिटेल में होता है, ठीक है? एनवायरमेंटल स्कैनिंग के कुछ क्या बोलते हैं उसको, आउटकम्स है: इवेंट, ट्रेंड, इश्यूज, एक्सपेक्टेशंस। ये आपको आने चाहिए। मुझे बोलो व्हाट इज इवेंट? बहुत इंपॉर्टेंट है इवेंट, ट्रेंड, Specific occurrence. certain happening. स्पेसिफिक ऑकरेंस। स्पेसिफिक ऑकरेंस इज इवेंट, कुछ एक चीज होना, इट इज इवेंट। ट्रेंड क्या है? General tendency. Grouping हाँ? of similar events. हाँ, हमारे लैंग्वेज में बीसीके के एक इवेंट हुआ, वैसे बहुत सारे इवेंट हुए तो उसको बोलते हैं ट्रेंड। ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर इवेंट्स इज ट्रेंड। फिर इशू क्या है? Current concerns. करंट कंसर्न्स, मतलब मैं एक एग्जांपल के साथ आपको बोलूंगी करंट कंसर्न्स। और व्हाट इज एक्सपेक्टेशंस? Demand. डिमांड मेड बाय इंटरेस्टेड ग्रुप्स, ठीक है? सबसे पहले तो देखो, कैडबरी में वर्म मिलना वाज इवेंट, ठीक है? मैं एग्जांपल बोल रही हूँ, कैडबरी में वर्म मिलना वाज इवेंट। अभी ये जो वर्म मिला ना, ये वायरल हो गया, मतलब सब लोगों को पता चल गया, ठीक है, कि अब वर्म मिल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे कंप्लेंट्स और आने लगे कि मुझे भी ऐसे हुआ, मतलब अपने एक्सपीरियंसेस लोग शेयर कर रहे थे। दिस वाज ट्रेंड, ठीक है? अभी इससे इशू क्या हुआ कि लोग बोल रहे हैं इतनी बड़ी कंपनी है कैडबरी, उसके क्वालिटी पे हम लोग ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो बाकी का तो क्या? तो दिस वाज द इशू कि उनको बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स नहीं मिल रहा इतने बड़े कंपनी से भी। और एक्सपेक्टेशंस ये थे कि कैडबरी इससे फाइट बैक करे, उनको बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स दे और प्रोडक्ट्स का सिक्योरिटी, मतलब जैसे निजी कूलर्स बनाया है वो चेक करे, समझो? डिमांड मेड बाय इंटरेस्टेड ग्रुप्स। इजी है क्या? इवेंट, ट्रेंड, इशू, एक्सपेक्टेशंस। आपको बस ये चीजें याद रखना है। स्पेसिफिक ऑकरेंसेस, यस मैम। grouping of similar events is trend, current concerns is issue and demand made by interested groups is expectations, ठीक है? फिर हम लोग आए थे चैप्टर के द मोस्ट क्रूशियल पार्ट, बिजनेस एनवायरनमेंट के पार्ट्स। चार्ट बड़ा वाला है, आपको दिख रहा है? हाँ मैम. यस, Yes, ma'am. एक सेकंड। हाँ, बिजनेस एनवायरनमेंट के 2 टाइप्स है, बोलो कौन से? Internal environment, external environment. इंटरनल एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल। इंटरनल एनवायरनमेंट के कुछ एग्जांपल्स बोलो। Labor union. लेबर यूनियन, Objectives. ऑब्जेक्टिव्स, Mission. मिशन, Corporate culture. कॉर्पोरेट Value कल्चर, मैनेजमेंट, इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस, हमारा इनोवेशन, टेक्निकल एडवांसमेंट, हमारे कंपनी का Quality of इंटरनल, HR. हाँ Quality of HR. Human हाँ, resource. ह्यूमन रिसोर्स मतलब मैनेजमेंट बेसिकली, यस। तो दिस ऑल आर इंटरनल फैक्टर्स जो कंपनी खुद कंट्रोल कर सकती है,
ऐसे फैक्टर्स जो कंपनी के कंट्रोल में नहीं है उनको क्या बोलते हैं? External. एक्सटर्नल External फैक्टर्स। factors. अगर आपको एग्जाम में पूछेंगे फैक्टर्स व्हिच आर नॉट इन द कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दिस आर External. एक्सटर्नल। External. आपको External माइक्रो भी factors. बोलेंगे, मैक्रो भी बोलेंगे, बट आपको एक्सटर्नल को टिक करना है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? यस। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का मीनिंग है ऐसा एनवायरनमेंट जो आप डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते, जो आपके क्लोज पेरिफेरी में, ठीक है? उसमें माइक्रो है, एक मैक्रो है। माइक्रो एनवायरनमेंट मतलब हमारे ऑर्गेनाइजेशन के इर्द गिर्द वाला, जो सिर्फ हमारे ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करेगा मेजरली। मैक्रो मतलब ऐसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो पूरे के पूरे लोकेलिटी को अफेक्ट कर रहे हैं या तो फिर पूरे के पूरे इंडस्ट्री को अफेक्ट कर रहे हैं। समझा क्या? हाँ मैम. हमारे Yes, डे ma'am. टू डे डिसीजन मेकिंग को कौन सा एनवायरमेंट अफेक्ट करता है? Micro. Internal. Micro environment. माइक्रो। इंटरनल Micro. एनवायरमेंट डे टू डे डिसीजन मेकिंग नहीं, अभी इंटरनल खत्म हो गया, ठीक है? एक्सटर्नल में डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। डे टू डे डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करता है माइक्रो एनवायरमेंट, इसीलिए हम इसको Micro. टास्क एनवायरमेंट भी बोलते हैं, पता है? हाँ मैम. हाँ मैम. Yes, ma'am. इमीडिएट पेरिफेरी में डे टू डे डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करता है। मैक्रो एनवायरमेंट को जनरल एनवायरमेंट बोलते हैं क्योंकि ये जनरल फॉर ऑल बिजनेसेस रहेगा, ठीक है? ये हमारे क्या बोलते हैं उसको, हमारे जैसे दूसरे बिजनेसेस को भी अफेक्ट कर रहा है। अरे कौन है वो, म्यूट करो अपने आप को। ठीक है, अभी इसके बाद इंटरनल फैक्टर्स हमारा डिस्कशन हो गया, इसमें कुछ है नहीं। स्वॉट एनालिसिस लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है? मुझे बोलो माइक्रो फैक्टर्स जो है उसके एग्जांपल्स क्या है? हम लोगों ने एक एक्रोनिम बनाया था, Cosmic. कॉस्मिक। और मैक्रो के लिए क्या है? Pestle. Pixel. पेस्टले, 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 लास्ट वाला ही भूल जाएंगे, पेस्टले बोलो, ठीक है? माइक्रो के कॉस्मिक, सी फॉर Competitors. Competitors. कॉम्पिटिटर्स, ठीक है? कॉम्पिटिशन मुझे बोलो डायरेक्ट हो सकता है, इनडायरेक्ट हो सकता है? दोनों भी हो सकते दोनों. हाँ, दोनों भी हो सकता है, यस। डायरेक्ट कंपटीशन मतलब किस चीज के लिए कॉम्पीट कर रहे हैं? सब्स्टिट्यूट के लिए, ठीक है? मतलब सेम प्रोडक्ट है। इनडायरेक्ट कंपटीशन मतलब सेम प्रोडक्ट नहीं है, जैसे एग्जांपल था वर्ल्ड टूर पे एक मैन जा रहा. हाँ. हाँ, और कार खरीदना है बहुत भारी की, तो दोनों में से कुछ एक ही खरीदेगा ना वो एट टाइम, तो दिस वाज इनडायरेक्ट कंपटीशन, मतलब सेम मार्केट में नहीं है बट स्टिल कॉम्पीट कर रहा है, ठीक है? कॉम्पिटिटर्स हमेशा दो चीज के लिए कॉम्पीट करते हैं, कौन सी चीज है? एक प्रोडक्ट. रिसोर्सेज बोलते हैं उसको, ठीक है? रिसोर्स एंड मार्केट। कॉम्पिटिटर्स कॉम्पीट फॉर रिसोर्स एज वेल एज मार्केट। मार्केट मतलब कस्टमर्स और रिसोर्स मतलब रॉ मटेरियल वगैरह, ठीक है? मैन मनी मेथड वगैरह सब कुछ। फिर कंपटीशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो चुका है। कंपटीशन का अगर आपको स्टडी करना है तो आपको सबसे पहले कौन कॉम्पिटिटर्स है वो देखना है, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है वो देखना है, और सबसे ज्यादा अग्रेसिव कौन कॉम्पिटिटर है वो चेक करना है, इजी। ओ से क्या है? Organization. Organization. ठीक है, यहाँ पे एक लाइन थी, वी हैव मेट द एनिमी एंड ही इज अस, किसने बोला है? किसने बोला है? पोगो ने बोला है, हाँ. ठीक है? बोल रहे ना आप लोग, क्या कर रहे हैं, सो रहे क्या? नहीं मैम. है ना? ठीक है, मुझे हाँ। बोलो क्या एम्प्लॉइज का और मैनेजमेंट का गोल सेम होना जरूरी है बिजनेस में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जो भी ये तीन लोग हैं जो पार्ट फॉर्म करते हैं ऑर्गेनाइजेशन का, कौन है वो तीन? Owners, board of directors, employees. ओनर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एम्प्लॉइज। ओनर्स मतलब शेयर होल्डर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मतलब मैनेजमेंट, और एम्प्लॉइज मतलब जो हमारे यहाँ पे काम करते हैं। यस, इजी, कुछ नहीं है इसमें। एस से क्या है फिर? Supplier. Supplier. मुझे बोलो कि Suppliers. सप्लायर्स का बार्गेनिंग पावर क्या अफेक्ट करता है? Production. Suppliers bargaining power affect the cost structure of the industry, very important line, ठीक है? Suppliers bargaining power affect the cost structure of the industry. अगर सप्लायर बोल रहा कि मैं 100 रुपए में ही गुड्स दूंगा तो पूरे इंडस्ट्री का कॉस्ट स्ट्रक्चर 100 रुपए रहेगा, मतलब कॉस्ट 100 रुपए लगेगा। अगर सप्लायर थोड़ा सा बार्गेन कर रहा है तो सस्ता पड़ेगा। दैट मीन्स कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द इंडस्ट्री जो है वो डिपेंड करता है सप्लायर पे। मुझे बोलो सप्लाई अगर आउटसोर्स करना है का मीनिंग क्या है? Production. नहीं, आउटसोर्स मतलब हम किसी और से खरीद रहे। इन हाउस प्रोडक्शन मतलब हम लोग हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है? Outsource. हाँ, आउटसोर्स मतलब किसी और से किसी और- खरीदना। इन हाउस प्रोडक्शन मतलब खुद बनाना, ठीक है? सप्लाई में भी ज्यादा कुछ था नहीं। फिर उसके बाद में एम, Market. मार्केट। मुझे बोलो मार्केट बड़ा है या कस्टमर बड़ा है? Market. 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 मार्केट बड़ा है,
Market. यस, मार्केट बड़ा है क्योंकि मार्केट में पोटेंशियल कस्टमर्स भी आते हैं जो फ्यूचर में हमारे कस्टमर्स रह सकेंगे, ठीक है। मार्केट को स्टडी करने के लिए कुछ इश्यूज है, बोलो क्या है? 5 Cost structure, क्या करा? CPTDM, cost structure, price sensitivity, sensitivity. technology, distribution, nature. यस। कॉस्ट Nature market. स्ट्रक्चर, मार्केट का कॉस्ट स्ट्रक्चर कैसा है? प्राइस सेंसिटिविटी, मार्केट कितना प्राइस सेंसिटिविटी है, सेंसिटिव है, टेक्नोलॉजी क्या क्या है मार्केट में, डिस्ट्रीब्यूशन चेन क्या है, एंड लास्ट वाला है मार्केट मैच्योर है क्या, ठीक है। मतलब आप कुछ न्यू प्रोडक्ट लेके आएंगे तो मार्केट को खरीदेगा क्या, ऐसे टाइप्स। फिर आई इंटरमीडियरीज, मतलब हमारे लॉजिस्टिक कंपनीज जो हमको हेल्प करते हैं हमारा प्रोडक्ट जो है वो फाइनल कस्टमर तक पहुंचाने का। क्या इंटरमीडियरीज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे बिजनेस का, एनवायरमेंट का। अफेक्ट करता है क्या? कल जाके अगर सारे लॉजिस्टिक कंपनीज स्ट्राइक पे चले गए तो वो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करेगा। Yes, Yes, ma'am. ma'am. यस। फिर लास्ट वाला सी इज कस्टमर। मुझे बोलो कस्टमर और कंज्यूमर में डिफरेंस क्या है? Customer means who buy goods and consumer means who consumes. यस, कस्टमर बाइज द गुड, कंज्यूमर कंज्यूम्स द गुड। जैसे आप अगर आपके फादर को बोल रहे किंडर जॉय दिलाओ तो फादर इज द कस्टमर, वो बाय कर रहे किंडर जॉय और आप खा रहे, दैट मींस यू आर द कंज्यूमर। कस्टमर के लिए मुझे बोलो पीटर ड्रकर ने क्या बोला है? Aim of business is to create and retain customer. कस्टमर वर्ड है, ठीक है। पीटर ड्रकर बोलते हैं एम ऑफ बिजनेस इज टू रिटेन, क्रिएट एंड रिटेन द कस्टमर, ठीक है। कस्टमर को क्रिएट एंड रिटेन करो। बट मार्केटिंग किसके हिसाब से होता है? Consumer. Consumer. आपको इसका एक एग्जांपल बहुत इजी है। कार्टून नेटवर्क के चैनल पे किंडर जॉय की ऐड आती है, न्यूज वाले चैनल पे टाइटन की ऐड आती है, ठीक है। मतलब जो कंज्यूमर है उसके अकॉर्डिंगली वो लोग मार्केटिंग कर रहे हैं ना, Yes, हाँ, ma'am. हाँ। तो कंज्यूमर सेंट्रिक मार्केटिंग होता है। बट पीटर ड्रकर बोलते हैं इट इज एम ऑफ बिजनेस टू क्रिएट एंड रिटेन द कस्टमर। कस्टमर और कंज्यूमर का डिफरेंस समझ लो इधर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा माइक्रो एनवायरमेंट खत्म होता है, अभी मैक्रो एनवायरमेंट। मैक्रो एनवायरमेंट कौन कौन है? Paisley. पॉलिटिकल, लीगल, गवर्नमेंट हमने सब साथ में देखा था। पॉलिटिकल बहुत इजी है, आपको ज्यादा कुछ डिस्कशन चाहिए इस पे? नहीं मैम। सब लोग बोलो। नहीं। थोड़ा लो ना मैम। हाँ थोड़ा तो बोलूंगी रे। गवर्नमेंट के पॉलिसीज है जो अफेक्ट करते हैं हमारे बिजनेस को। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अगर है कंट्री में तो वो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करेगा। देखो मैक्रो एनवायरमेंट ना पूरे लोकेलिटी को अफेक्ट करता है या पूरे इंडस्ट्री को। जैसे गवर्नमेंट का अगर कुछ लॉ आया टेलीकॉम सेक्टर के लिए तो वो पूरे टेलीकॉम इंडस्ट्री को अफेक्ट करेगा। अगर कोई जैसे वेस्ट बंगाल में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, झगड़े, वॉर चल रहा था, तो वो Yes, वेस्ट ma'am. बंगाल के सारे बिजनेस को अफेक्ट किया, कोई पर्टिकुलर कंपनी को किया क्या? नहीं। तो इसीलिए ये सब मैक्रो इंडिकेटर्स है, मैक्रो एनवायरमेंट है जो सबको एक साथ अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में लीगल, कोई नया लॉ आ गया जैसे जीएसटी आ गया तो वो सारे बिजनेस को इम्पैक्ट किया है, ऐसा। तो पॉलिटिकल, लीगल एंड गवर्नमेंट फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करते हैं बिजनेस को। फिर ई इज इकोनॉमिक। इकोनॉमिक। मुझे बोलो कि व्हाट इज इकोनॉमिक एनवायरमेंट? डेफिनेशन। लेवल ऑफ डिस्पोजेबल इनकम। नहीं इजी है। फर्स्ट लाइन रीड करो। इकोनॉमिक एनवायरमेंट रेफर्स टू द नेचर एंड डायरेक्शन ऑफ द इकोनॉमी इन विच कंपनी कॉम्पीट्स और मे कॉम्पीट, ठीक है। कंपनी जिस इकोनॉमी में कॉम्पीट कर रही है या कॉम्पीट कर सकती है उसको बोलते हैं इकोनॉमिक एनवायरमेंट, ठीक है। ओके, इकोनॉमिक एनवायरमेंट के कुछ फैक्टर्स है जैसे कि इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक कंडीशंस एंड इकोनॉमिक, बोलो, Policies. यस। इकोनॉमिक सिस्टम कौन से टाइप के सिस्टम्स हो सकते हैं? कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, मिक्स्ड इकोनॉमी। यस। मुझे बोलो कहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस प्राइस डिटरमाइन करते हैं? Capitalism market. यस। और कहाँ पे गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है प्राइस? Socialism. Socialism market. कहाँ पे गवर्नमेंट कंट्रोल करती है रिसोर्सेज का एलोकेशन? Mixed economy. Mixed. नहीं, रिसोर्सेज का एलोकेशन सोशलिज्म में गवर्नमेंट कंट्रोल Socialism. करती है, ठीक है। कहाँ पे लोग कुछ भी बिजनेस कर सकते हैं उनके मर्जी के हिसाब से? Capitalism. कैपिटलिज्म। लेकिन कैपिटलिज्म और सोशलिज्म का मिक्सचर है मिक्स्ड इकोनॉमी। यहाँ पे गवर्नमेंट कुछ सेक्टर्स को अपने कंट्रोल में रखेंगी, बाकी फ्रीली मूव होंगे, ठीक है। इसी इंडिया कौन सा इकोनॉमी है? मिक्स्ड इकोनॉमी। Mixed economy. Mixed economy. चाइना Socialism. और यूएसए? Capitalism. Capitalism. मिक्स्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट कौन से रोल प्ले करती है? 4 रोल है, रेगुलेटरी, प्रमोशनल, एंटरप्रेन्योर, प्लानिंग। मतलब रेगुलेट कर रही है मार्केट को, प्रमोट कर रही है बिजनेसेस को, खुद बिजनेस कर रही है, गवर्नमेंट ओन कंपनीज रहते हैं ना बहुत सारे, Yes, ma'am. Yes, ma'am. और प्लानिंग भी कर रही है, जैसे मेक इन इंडिया एंड ऑल प्लान्स लेके आ रही है लोगों के लिए, ठीक है। दिस इज मिक्स्ड इकोनॉमी।
फिर इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है कंट्री में, डिस्पोजेबल इनकम कितना है, इंटरेस्ट रेट कितना है, फॉरेन एक्सचेंज रेट्स कितना है, कैपिटल पर कैपिटा इनकम क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, ये सब कुछ अफेक्ट करता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को। ठीक है, इजी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. फिर इकोनॉमिक पॉलिसीज, गवर्नमेंट कुछ पॉलिसीज बनाती है जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं इफमी। ठीक है, हमने खुद ने बनाया ये शॉर्ट फॉर्म, इफमी पॉलिसी बनाया है। आई से Industrial policy. Industrial policy. Industrial policy. पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए जो भी पॉलिसीज बन रहा है। एफ से Fiscal policy. Fiscal policy. पॉलिसी मतलब बजट, बजट मतलब गवर्नमेंट के रेवेन्यूज, गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस क्या क्या रहेंगे। ठीक है, लोगों से जो टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं वो कौन से सेक्टर में यूज कर रहे हैं, दिस इज फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी नहीं, दूसरा एफ, तीसरा एफ बोलो। Monetary policy. Monetary policy. एफ Foreign एफ investment इसमें से policy. जा रहे हैं हम लोग। फॉरेन इन्वेस्टमेंट Foreign पॉलिसी invest policy. मतलब एफडीआई का रेट क्या रहेगा, ये सब कुछ चैप्टर 4 में जो हमने देखा था, एफडीआई का रेट क्या रहेगा, फॉरेनर्स कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो सब कुछ। एम Monetary policy. Monetary policy. स्मूथ सप्लाई ऑफ क्रेडिट, लोगों के हाथ में कितना पैसा रहेगा, कितना क्रेडिट अवेल कर सकते हैं, वो सब पॉलिसीज इज मॉनेटरी पॉलिसी। ई Export import policy. एक्सपोर्ट Exim इम्पोर्ट policy. Import policy. Export and एग्जिम import बोलते हैं, policy. एक्सपोर्ट इम्पोर्ट को ही एग्जिम बोलते हैं। मतलब अगर चाइना से बैन कर रहे हैं हम लोग गुड्स, तो दैट इज एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी। ऐसे कस्टम ड्यूटी का रेट बढ़ा रहे हैं तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी, ये सब कुछ, ये है गवर्नमेंट के इकोनॉमिक पॉलिसीज। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्लियर है? हाँ, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. देन एस से क्या है? Social. सोशियो कल्चरल। Social cultural environment. सोशियो कल्चरल बिजनेस जो भी एनवायरनमेंट में काम कर रहा है, वहाँ के लोगों का एजुकेशन लेवल, वहाँ का बहुत सारी चीजें जो एक हम लोग यहाँ से डिस्कस करेंगे। Demographic. हाँ, डेमोग्राफिक इज पार्ट ऑफ सोशियो कल्चरल। सोशल वैल्यूज क्या है, बिलीव्स क्या है, रिचुअल्स क्या है। जैसे आंध्रा मतलब तेलंगाना एंड ऑल साइड जो है ना, संक्रांत बहुत बड़ा त्योहार रहता। नॉर्थ साइड Pongal. दिवाली इज बहुत ज्यादा बड़ा त्योहार। फिर उसके बाद में कोलकाता साइड दुर्गा पूजा इज बहुत बड़ा त्योहार। तो वहां पे उसके हिसाब से लोग अपने प्रोडक्शन वगैरह बढ़ाते हैं। ठीक है, मतलब रिचुअल्स, प्रैक्टिसेस, सब कुछ। फिर उसके बाद में फैमिली स्ट्रक्चर, न्यूक्लियर फैमिलीज बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं क्या, कहीं जॉइंट फैमिलीज है तो उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्शन करो। रोल ऑफ वुमेन इन सोसाइटी, पोजीशन ऑफ चिल्ड्रन एंड एडोलसेंस इन फैमिली। एडोलसेंस मतलब यंगस्टर्स। एजुकेशन लेवल क्या है, अगर एजुकेशन ज्यादा रहेगा तो आप ज्यादा हाईटेक चीजें बेच पाओगे, अगर एजुकेशन ज्यादा नहीं है तो आपको ज्यादा मैन पावर वाली चीजें प्रोडक्शन करना पड़ेगा। ये सब चीजें समझो। ऐसे सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट अफेक्ट करता है हमारे बिजनेसेस को। सोशियो कल्चरल का ही एक पार्ट है डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट। डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट मतलब, बोलो मुझे डेमोग्राफिक। Statistical study of human population. Yes, study of human population, very important line. Study of human population is demographic environment. ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं डेमोग्राफिक, मतलब जो फैक्टर्स है, पॉपुलेशन साइज, ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन, एथनिक मिक्स और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। ये 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हम लोग स्टडी करते हैं डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट। सबको समझ में आ रहा है ना, साथ में है ना सब लोग? हाँ, ma'am. Yes, ma'am. पॉपुलेशन साइज मतलब कितना ma'am. बर्थ रेट है, डेथ रेट क्या है, आपके यहाँ पे कितने यंगस्टर्स है, कितने ओल्ड एज पीपल है, ये सब कुछ चेक करना, जिसकी वजह से आपका प्रोडक्शन जो है वो क्या बोलते हैं उसको इजीली बना पाएंगे। Determine. हाँ, जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन मतलब अर्बन एरिया में कितना परसेंट पॉपुलेशन रहता है, रूरल एरिया में कितना रहता है। अर्बन में ज्यादा लोग रहेंगे तो आप ज्यादा हाईटेक चीजें प्रोड्यूस कर पाएंगे, रूरल में ज्यादा रह रहे हैं तो आप उनके हिसाब से ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे, वो सब चीजें। एथनिक मिक्स मतलब आपके कल्चरल कितना क्या बोलते हैं उसको, डाइवर्सिफाइड है आपका कंट्री। जैसे स्टूडेंट्स के वाले एरिया में मैगी पॉइंट ज्यादा रहेंगे, वही अगर आप एम्प्लॉयमेंट वाले की जगह पे तो वहां पे आप कैफेटेरिया ज्यादा रखेंगे, ऐसी चीजें समझा। अगर आप हॉस्टल वाले एरिया में तो आप सैशे ज्यादा रखेंगे शैम्पू के। वही अगर आप बहुत ज्यादा रिच सोसाइटी के पास आपका शॉप है तो आप बड़े बड़े पैकेजिंग वाली चीजें रखेंगे, ये सब समझा। Yes, ma'am. इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, किसके पास कितनी इनकम है, मतलब अगर इक्वली इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आप ज्यादा अच्छे प्रोडक्ट्स बेच पाएंगे। अगर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत डिफरेंस है तो महंगी चीजें बहुत कम लोग लेंगे और बहुत सस्ती चीजें भी बहुत कम लेंगे, मिड रेंज वाली चीजें ज्यादा लोग लेंगे। ठीक है, ये सब है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट। फिर उसके बाद में टी, टेक्नोलॉजिकल। मुझे बोलो, क्या बिजनेस और टेक्नोलॉजी इंटरडिपेंडेंट और इंटर रिलेटेड है? Yes. Interdependent. यस, इंटरडिपेंडेंट एंड इंटर रिलेटेड दोनों भी है। ठीक है ना। देखो, हाँ, टेक्नोलॉजी yes, बनाता ma'am. कौन है? Yes, बिजनेस। ma'am. और टेक्नोलॉजी यूज भी कौन कर रहा है? बिजनेस। ठीक है, अगर आपको टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट स्टडी करना है तो उसके कुछ फैक्टर्स रहेंगे। पुल ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज, कितना स्ट्रांगली वो चेंज आ रहा है,
अपॉर्चुनिटीज क्या है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की वजह से, रिस्क अनसर्टेनिटी क्या है और कितना पैसा लगेगा, ठीक है, दिस ऑल आर दी फैक्टर्स। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में इतना ही इंपॉर्टेंट है, कुछ भी ज्यादा नहीं है, ठीक है, इजी। Yes, ma'am. लास्ट वाला इज एनवायरनमेंट, मतलब किस एनवायरनमेंट में वो काम कर रहे हैं वहां पे, जैसे ग्लोबल एनवायरनमेंट बोला था मैंने, अगर कोई कंट्री में टेररिस्ट अटैक हो रहा है बहुत ज्यादा, वहां पे क्या बिजनेसेस ज्यादा से ज्यादा ग्रो करेंगे? No, ma'am. No. बट कोई कंट्री में अगर No, ma'am. कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहे हैं या फिर ओलंपिक आने वाला है, तो क्या वहां पे बिजनेसेस एक्सपांड होंगे? Yes. तो ये सब Yes. कुछ पॉजिटिव नेगेटिव चीजें हैं जो बिजनेस को अफेक्ट करती है ग्लोबल लेवल पे। रिलेशन बिटवीन अदर कंट्रीज, जैसे चाइना और इंडिया के रिलेशंस अच्छे नहीं है, तो क्या इसकी वजह से बिजनेसेस को फर्क पड़ा है? Yes. तो ma'am. जो बिजनेसेस चाइना के रॉ मटेरियल पे डिपेंडेंट थे उनको निगेटिवली फर्क पड़ा है, जो बिजनेस कॉम्पीट कर रहे थे चाइना के प्रोडक्ट के साथ उनको पॉजिटिव फर्क पड़ा है, समझा? इजी। Yeah. कल्चरल Yes. डिफरेंसेस, इंडिया में बहुत वैरायटी ऑफ लोग हैं तो यहाँ पे ज्यादा लोग आके बिजनेस करेंगे, यहाँ के लोग अगर दूसरी जगह जाएंगे तो वहां पे बिजनेस वगैरह मतलब इंडिया के प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकते हैं, ये सब चीजें। तो दिस वाज पेस्ले एनालिसिस, समझा आपको सबको? माइक्रो Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभी ना ये जो भी चेंजेस हो रहे हैं एनवायरनमेंट में, इसको रिस्पॉन्ड करने के कुछ तरीके, दो तरीके, इंटरनल स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्सेस एंड होलिस्टिक रिस्पॉन्सेस। इंटरनल रिस्पॉन्सेस मतलब बिजनेस कोई भी अगर चेंज कर रहा है खुद के अंदर, ठीक है, अगर वो कॉम्पिटिटर के साथ क्या बोलते हैं उसको, कॉम्पिटिटर के अगेंस्ट कोई स्ट्रैटेजी कर रहा है, या फिर आप किसी दूसरे फर्म के साथ मिलकर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, या बिजनेस खुद के अंदर चेंज कर रहा है, दिस ऑल आर इंटरनल रिस्पॉन्सेस, ठीक है। तीन टाइप से, एडमिनिस्ट्रेटिव, कलेक्टिव एंड कॉम्पिटिटिव। एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब बिजनेस अपने प्रोसीजर में, अपने ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स में चेंजेस कर रहा है, ठीक है। जैसे अगर बिजनेस ने अपना जो आईटीसी है, ठीक है, उसने टोबैको से आगे बढ़ के क्लासमेट है ना वो, उसका आईटीसी का ब्रांड है ना, FMCG. Yes, ma'am. हाँ, एफएमसीजी प्रोडक्ट लॉन्च किया या फिर क्लासमेट में आ गया, तो दिस वाज एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पांस, उसने अपने ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स को चेंज किया, समझा। कॉम्पिटिटिव रिस्पांस, फर्स्ट पेज पे बिग बिलियन डे की एड आती है, लास्ट पेज पे स्नैपडील की एड आती है, तो दिस इज कॉम्पिटिटिव। एक बिजनेस ने कुछ किया तो दूसरे बिजनेस को उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करना पड़ता है, समझा। कोको कोला ने अपने प्राइसेस कम किए तो इन द एंड पेप्सी को भी अपने प्राइसेस कम करना पड़ेगा, तो दिस इज कॉम्पिटिटिव। कलेक्टिव रिस्पॉन्स, अकेले आप रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे तो आपको दूसरे फर्म के साथ मिलके, उनके साथ पार्टनरशिप करके, जॉइंट वेंचर फॉर्म करके, फेडरेशन बना के, स्ट्रेटेजिक अलायंस बना के कॉम्पीट करना है, ठीक है। फेडरेशन मतलब क्या रहता है, आप लोगों ने सुना होगा, कपड़ा मार्केट का यूनियन है, फिर बाजार समिति ma'am. है, मतलब कृषि एपीएमसी बाजार समिति। मार्केट कमेटी, तो दीज आर फेडरेशन। सेम बिजनेस करने वाले लोग अपना फेडरेशन बना रहे, लॉयर्स का अलग फेडरेशन रहता है। स्ट्रेटेजिक अलायंसेस मतलब क्या, नॉन कॉम्पिटिंग प्रोडक्ट्स है बट बेचने के लिए एक ही पर्सन को हायर किया, दिस इज स्ट्रेटेजिक अलायंस, पैसे बचाने के लिए। कंसोर्टिया मतलब क्या, सेम प्रोडक्ट मतलब कॉम्पिटिंग प्रोडक्ट है बट क्योंकि कॉस्ट बहुत ज्यादा है तो आप लोग एक साथ मिलके रिसर्च कर रहे हो, दिस इज कंसोर्टिया, समझा क्या? Yes, ma'am. यस। जॉइंट वेंचर मतलब किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए आप साथ में आ रहे हैं, जैसे फॉरेन कंपनी इंडिया में आके कार मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकती अनलेस वो जॉइंट वेंचर फॉर्म कर रही है, तो एक पर्पस है ना बिजनेस करना, तो वो है जॉइंट वेंचर। तो ये सबका कलेक्टिव रिस्पॉन्स, दो या दो से ज्यादा फर्म एक साथ मिलकर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं एनवायरमेंट, ठीक है, समझा? हाँ मैम। ओके। होलिस्टिक रिस्पॉन्स मतलब ओवरऑल रिस्पॉन्स, मतलब कोई भी बिजनेस या तो लिस्ट रेजिस्टेंट रहेगा, या तो डायनेमिक रहेगा, या तो प्रोसीड विद कॉशन रहेगा, मतलब उसका हमेशा अप्रोच जो है इन तीनों में से एक ही रहेगा, ठीक है। लिस्ट रेजिस्टेंस के पॉइंट्स बोलो क्या क्या है? सर्वाइवल पे फोकस करते हैं खाली। हाँ, मतलब वो उसको एनवायरमेंट में क्या हो रहा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, उसको बस अपना गोल मेंटेन करना है, उसको बस खुद का सर्वाइवल मेंटेन करना है, जिसको बोलते हैं पैसिव अप्रोच। एनवायरमेंट में कुछ भी हो जाए बस मेरे को मेरे गोल अचीव करना है। एग्जांपल इज BSNL. बीएसएनएल, कुछ भी नहीं कर रहा बीएसएनएल आइडिया वोडाफोन के अगेंस्ट या फिर जियो के अगेंस्ट, वो बस अपना अपना चलते जा रहा है, ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा उसको, पैसिव अप्रोच है। इसका दूसरा नाम क्या है लिस्ट रेजिस्टेंस का? Conservative approach. यस, कंजर्वेटिव अप्रोच, मतलब बच बच के चल रहे, ठीक है। प्रोसीड विद कॉशन में तीन इंपॉर्टेंट वर्ड्स बोले थे मैंने, Survival, stability, strength.
वेरी गुड. सर्वाइवल स्टेबिलिटी स्ट्रेंथ. क्वेश्चन में अगर सर्वाइवल स्टेबिलिटी स्ट्रेंथ दिख रहा है तो इट मींस दिस इज प्रोसीड विद कॉशन. ये लोग अपने स्ट्रेंथ्स पहचानते हैं, इनको लॉन्ग टर्म में सर्वाइव भी करना है और स्टेबल भी रहना, मतलब प्रॉफिट अर्निंग ही रहना है. तो ये बहुत ध्यान से रिस्पॉन्ड करते हैं. ये एकदम पैसिव नहीं है, ये इग्नोर नहीं कर रहे हैं एनवायरमेंटल चेंजेस को, बट रिस्पॉन्ड कर रहे हैं बहुत केयरफुली. एग्जाम्पल इज एयरटेल. ठीक है, ठीक है, मतलब एयरटेल ने अपने खुद के अंदर चेंजेस लेके आया आफ्टर जियो. ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है प्रोसीड विद कॉशन का? Cautious approach. कॉशियस अप्रोच. परफेक्ट. थर्ड इज डायनामिक अप्रोच, डायनामिक रिस्पॉन्स. ये लोग अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को ना ही सिर्फ आइडेंटिफाई करते हैं बल्कि थ्रेट्स को कन्वर्ट करते हैं अपॉर्चुनिटी में. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, थ्रेट्स को कन्वर्ट करते हैं अपॉर्चुनिटी में. डायनेमिक वाले अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स पहचानते हैं प्रोसीड विद कॉशन भी, बट थ्रेट को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करता है डायनेमिक रिस्पॉन्स. यहाँ पे फीडबैक सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है. ये लोग क्या बोलते हैं, फाइट विद द ऑड्स. जो भी ऑड हो रहा है उसके अगेंस्ट फाइट करते हैं. एग्जांपल जियो. बहुत ज्यादा मार्केट ऑलरेडी प्लेयर्स थे बड़े बड़े, स्टिल जियो ने आके पूरा मार्केट को चेंज कर दिया. तो इट वाज डायनेमिक रिस्पॉन्स. समझा? Air strike. Yes, हाँ, ma'am. वो एयर स्ट्राइक ऐसे एग्जांपल बोला था मैंने बेसिक के लिए जियो. तो चैप्टर 2 हुआ सबका रिवाइज, समझ में आया? हाँ मैम. Yes, ma'am. यू हैव टू डू इज चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बिना देखे सॉल्व करना है आज. ठीक है, Okay, ma'am. Okay, ma'am. करेंगे ना इतना? Okay, Yes, ma'am. ओके, नाउ वी विल मीट टुमारो. मैं आपको मैसेज कर दूंगी क्या टाइमिंग रहेगा फॉर चैप्टर नंबर 4 and 6. ठीक है, Okay, ma'am. Yes. अगर कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए इस चैप्टर में, इस मतलब ऐसे मैराथन में, तो आप मुझे बिल्कुल मैसेज कर सकते हैं. ओके, Okay. Okay. चलो बाय. Bye, ma'am. Bye.